नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद अशोक ने क्या-क्या काम किया था। जब अशोक ने बौद्ध धर्म मतलब पहले तो शासक बना था, मतलब राजा बना था मगध का। उसके बाद उसको क्या नाम है, उसने जब उसने क्या नाम है, कलिंग का जब युद्ध हुआ था, उसके वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने क्या-क्या किया। जब अशोक के राज अभिषेक के 8वें वर्ष बाद उसने क्या करा था, धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी थी। उस मतलब वो पहली बार कहाँ गया था, वो पहली बार गया था अपना बोध गया गया था। उसके बाद कुशीनगर गया था, उसके बाद लुम्बिनी नगर गया था, और उसके बाद सारनाथ गया था, और उसके बाद श्रावस्ती गया था। तो अशोक ने ये सारे मतलब इतने सारी उसने बौद्ध धर्म यात्रा करी थी। और अशोक ने पहली बार अपने अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने पहली बार बौद्ध गया गया था। ठीक है, वो पहली बार कहाँ गया था, बौद्ध गया गया था। और बौद्ध गया गया था, और 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा करी थी। अशोक ने क्या करा था, कर को भी कम करके 1/8 भाग लेने की घोषणा करी थी। ठीक है, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध समिति हुई थी, जो कि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिष्य थे। ठीक है, और श्रीलंका के राजा जो थे, श्रीलंका के राजा अपनी आजीवक संप्रदाय को, मतलब सिंगली संप्रदाय को, श्रीलंका के राजा जो थे सिंगली संप्रदाय को छोड़कर उन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक जो था सही विष्णु था, अर्थात इसका मतलब होता है कि अशोक जो है दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता था। नोट में इसमें ये पहला नोट है, इसमें मतलब नोट में ऐसा है कि श्रीलंका के जो राजा थे वो अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, बट श्रीलंका जो है अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के मतलब ये बात तो यहाँ पर एक कन्फर्म था कि अशोक जो था चेंज हो गया था क्या नाम है, जब युद्ध मतलब उसका इसका हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, तो अशोक के समय जो मुद्राएं थी वो सोने की थी, जिसको स्वर्ण कहते थे, और चांदी की थी, जिसको बोलते थे कषाण कहते थे, और तांबे की थी, जिसको काकड़ी कहते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गया के बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं उन्हें क्या करा था, दान में दिया था। पहली गुफा कौन सी थी, पहली गुफा सुदामा थी, और दूसरी गुफा कर्ण थी, और तीसरी गुफा चौपाड़ थी, और चौथी गुफा विश्व झोपड़ी थी। तो ये सारी गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय को लोगों को दिया था। आजीवकों के लिए नागा अर्जुन गुफा जो है दशरथ द्वारा प्रदान की, मतलब दशरथ ये नहीं राम जी वाले दशरथ, मतलब दशरथ थे। ठीक है, वो क्या थे, उसमें क्या नाम है, ये नंद वंश के थे शायद। ठीक है, उसमें थे, उन्होंने दिया था। और इसका उत्तराधिकारी जो था कौन था, कुणार था। ठीक है, अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसका नाम था आसंधिता, और देवी, और करुवती, और पद्मावती, और नित्यारक्षक। तो ये थी उनकी पत्नियां। और अशोक पर अत्यधिक प्रभाव करुवती का था, जिसके कहने पर अशोक ने क्या करा था, यह युद्ध को त्याग दिया था। कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में ये लिखा है कि अशोक का अधिकार जम्मू कश्मीर तक था। उसने क्या करा था, उसने क्या झेलम नदी के तट पर उसने श्रीनगर की स्थापना करी थी, और नेपाल में उसने ललित पट्टनम और देवपट्टनम नामक नगर को बसाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश को जनता तक पहुंचाया था। ठीक है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा क्या नाम है, इराक के राजा डेरियस जो कि दारा या फिर दयाबाहु से मिली थी। मतलब ये एक ही इंसान थे जिनका नाम था। तो कौन थे, डेरियस थे, जो कि जिनको दारा कहते थे, या फिर दयाबाहु से मिली, मतलब दयाबाहु भी थे, उनका नाम ही था। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों मतलब यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को।
और आगे की बात करेंगे, जो अशोक के जो अभिलेख जो लिखे जाते थे वो प्राकृतिक भाषा में होते थे, जिसे कि 4 लिपियों में लिखा गया था। जैसे कि पहली लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि, जो कि भारत में सर्वाधिक पाए गए थे, और ये जो कि बाईं से दाईं ओर लिखे जाते थे। और दूसरी लिपि होगी खारोष्ठी लिपि, और ये जो लिपि थी वो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में पाए जाते थे, और ये बाईं से बाईं लिखा जाता था। मतलब पहला वाला जो था ब्राह्मी लिपि जो था वो बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, मतलब जैसे कि अपने इंडिया में लिखे जाते हैं। और खारोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं लिखे जाते थे, ठीक है, ये उल्टा लिखा जाता था, ठीक है। और उसके बाद मतलब उसके बाद अगला लिपि है अरमाइक लिपि, जो कि अफ़गानिस्तान में मिली थी। और उसके बाद हो गया ग्रीक लिपि, जो अफ़गानिस्तान के उत्तर भाग में मिली थी, ठीक है। और अशोक के शिलालेख को पहली बार टी फैनथेलर ने 1750 में खोजा था। और अशोक के अभिलेख को समझने और मतलब अशोक अभिलेख को पढ़ने और समझने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, ठीक है। कब मिली थी? 1837 में मिली थी, ईसा पूर्व में मिली थी। अशोक ने क्या करा था? सॉरी, ईसा पूर्व में नहीं मिली थी, 1837 ईसा में मिली थी। अशोक ने अपने अधिकार जो है अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम उसने देव नाम प्रियदर्शनी अर्थात कि देव की पसंद उसने लिखा था, ठीक है। और मध्य प्रदेश के गुजरा में और मध्य प्रदेश की गुजरा अभिलेख और कर्नाटक के मस्की और नैदर तथा उदगेलन अभिलेख में ये लिखा हुआ था। मतलब अभिलेख में अशोक का पूरा नाम अशोक लिखा हुआ था। भारभू अभिलेख में अशोक का नाम मगध सम्राट करके लिखा हुआ था, ठीक है। और इसके द्वारा असम में अशोक का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि अशोक का क्या था? असम तक अशोक का सम्राट नहीं था, ठीक है। और ये भी एक मतलब अशोक का सम्राट नहीं था, ठीक है। अशोक ने क्या करा था? 84,000 अभिलेखों का स्तंभों का निर्माण कराया था, ठीक है। अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया। पहला शिलालेख क्या था? उसे बृहद शिलालेख या फिर दीर्घ लघु शिलालेख में बांटा गया था। जो शिलालेख था तो पहला क्या था? शिलालेख था, जिसको बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख के रूप में विभाजित किया जाता है। और दूसरा क्या था? स्तंभलेख। तो स्तंभलेख जिसको लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा गया था, ठीक है। और हो गया गुहालेख क्या होता है? जिसको गुफाओं पे लिखा जाता था तो उसको गुहालेख कहते थे, ठीक है। तो कौन कौन से शिलालेख थे? 3 शिलालेख कौन कौन से थे? शिलालेख था, और दूसरा क्या था? स्तंभलेख और गुहालेख। तो ये शिलालेख थे इनको भी बांटा गया। जैसे कि शिलालेख को बांटा गया था बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में, और स्तंभ शिलालेख को बांटा गया था दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। और ये जो आपका क्या नाम है, गुहा शिलालेख जो होता है वो गुफाओं में लिखा जाता था। तो ये शिलालेख होते थे। तो ये चीज़ें थी। और अशोक ने और भी बहुत सारे ऐसे इसने शिलालेख लिखे थे जिसके बारे में बात करेंगे। टोटल 14 शिलालेख है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक रिवाइज करना और इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है।